हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इससे पहले इसके विषय में हम डिटेल डिस्कशन शुरू करें, इसमें कई चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। देखिए, सबसे पहले तो DPSP से जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मैचिंग करने के लिए भी आते हैं और सीधे सीधे आर्टिकल भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस आर्टिकल में दी गई है। तो हम सभी आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले DPSP से कुछ बेसिक बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। उन बेसिक बातों पर 8-10 बातें हैं, उनको जानना ज़रूरी है क्योंकि वो जो है ज़रूरी हैं। लगभग 10 बातें हैं, तो उनको हम देखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक तत्व, सीधे इस शब्द से, इन शब्दों से ये अर्थ पता चलता है कि ये राज्य को दिए गए कुछ निर्देश हैं जिनका पालन राज्य अपने नीतियों के निर्माण में करेगा। ये बाध्यकारी नहीं है, ये सिर्फ निर्देश है। जो निर्देश होता है वो बाध्यकारी नहीं है और इसमें जो है राज्य कोशिश करेगा कि इन चीज़ों की पालन करे। इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो पहले कुछ चीज़ों पर हम बात करें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें खास चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, तो इनके विषय में सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संविधान में कहाँ पर स्थित हैं, यानी कहाँ रखे गए हैं। तो इनको जो है किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। और किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है, 36 से लेकर के 51 तक। तो ये इसकी सिचुएशन हो गई। एक प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। वहीं से समझिए हमने इनको लिया है, या सही शब्द जो यूज करेंगे प्रेरित हैं, वहाँ से हमें इनकी प्रेरणा मिली है। जैसे कि आयरलैंड के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान हैं वो भी प्रवर्तनीय नहीं हैं, उनको भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, अर्थात वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है। वैसे ही भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है। हम कोर्ट में जा करके इन बातों को लागू नहीं करवा सकते हैं। बस इसमें इतना निर्देश है कि राज्य कोशिश करेगा कि ये चीज़ें आपको मिलें। तो उस पर भी हम डीप डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ऐसा है। अगली चीज़ जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। राज्य को ये क्या है, ये निर्देश हैं। किस चीज़ के निर्देश हैं? कि नीति निर्माण में, किस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाएगा, नीति निर्माण में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो राज्य को दिए गए निर्देश हैं। देखिए, अब इनके विषय में हमने जैसे बताया कि जिस प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े थे, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर आपके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, यानी कि यह प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसमें लिखेंगे ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है का मतलब यह है कि आप इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं आप इसे, सिर्फ निर्देश के रूप में है। अच्छा, प्रवर्तनीय और चीज़ें हैं जो प्रवर्तनीय नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना के विषय में आप बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना भी जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय हैं और बाकी अन्य प्रावधान भी हैं, तो ये भी प्रवर्तनीय नहीं है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब देखिए, ये मूलभूत हैं। इसको कहा गया है कि ये मूलभूत हैं, मूलभूत हैं और नीति निर्माण के लिए कर्तव्य हैं। नीति निर्माण के लिए राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य के क्या हैं? कर्तव्य हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कि ये मूलभूत हैं। मूलभूत का मतलब है ये आवश्यक हैं, यही एक आदर्श है, यानी एक अच्छा देश बनाने के लिए भारत में
जो है जिन चीज़ों की संकल्पना संविधान सभा ने की थी कि हमारा देश ऐसा होगा, जो भी उनका सपना था, उसको प्राप्त करने के लिए ये मूलभूत हैं, यानी सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। और नीति निर्माण के लिए राज्य के कर्तव्य हैं। इसका मतलब है कि राज्य जब भी कोई अपनी विधि बनाएगा, अपनी कोई नीति का निर्माण करेगा, तो उसका कर्तव्य होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चीज़ें कही गई हैं वो उनका पालन करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर यथार्थवाद भी आ जाता है और आदर्शवाद भी आ जाता है। देखिए, ये जो बात कही गई कि प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये यथार्थवादी बात है। ये किस प्रकार की बात है? ये यथार्थवादी है। यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब है कि वास्तविकता पर आधारित है। संविधान निर्माता जो है जानते थे कि हमारे देश की वास्तविकता क्या है। हमारे देश में इतने अभी संसाधन या इतने पैसे नहीं हैं उस समय, आज़ादी के समय, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बातें कही गई हैं उनको पूरी तरीके से लागू कराया जा सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये यथार्थ पर आधारित बात है। और ये जो कहा गया कि मूलभूत हैं, नीति निर्माण में राज्य के कर्तव्य हैं, तो ये एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए कहा गया। इसलिए ये बात क्या है? ये आदर्शवादी बात है। ये क्या है? ये आदर्शवादी विचार है कि हम एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, अगली बात जो इसमें है जानने योग्य है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहाँ की गई है। आप कल्याणकारी राज्य का मतलब ये समझते हैं कि राज्य जो है वो कल्याण के कार्य भी करेगा। देखो, दो प्रकार के राज्य हो सकते हैं। एक राज्य हो सकता है सीमित राज्य। सीमित राज्य जो होता है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के कार्य करता है, यानी कि नियम कानून व्यवस्था सुरक्षा ये सारे काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर करता है, वो कल्याणकारी कार्य नहीं करता है। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होता है वो समाज में कल्याणकारी योजनाएं भी चलाता है, यानी लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, लोगों के लिए आवास, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था राज्य करवाता है। और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को भी पालित करवाता है। तो उस प्रकार का राज्य भारत है जहाँ पर वो एक कल्याणकारी राज्य है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो भारत के संविधान में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पर दिखाई पड़ती है? तो भाग 4 में ही दिखाई पड़ती है। भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करते हैं, वो व्यक्तियों के अधिकार हैं। वहाँ पर राज्य कल्याणकारी कार्य कोई नहीं कर रहा है उसमें, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वहाँ पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जाती है। आप जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, कल्याण के लिए कितनी सारी चीज़ें, निर्देश उसमें दिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन सीधे आपसे बनेगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में होती है? तो आप बताएंगे भाग 4 में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और देखिए, सामाजिक और आर्थिक एक प्रजातंत्र की स्थापना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, संविधान की प्रस्तावना में। और संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इन्हीं तीनों चीज़ों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। प्रजातंत्र की स्थापना, ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं सभी, ये हर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए, इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ये क्या है? अनोखी विशेषता है, यूनिक फीचर है ये, अनोखी विशेषता। और ये बात किसने कही थी? ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। आपको पता है कि विभिन्न विद्वानों ने संविधान की आत्मा के विषय में अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, या जनरल तौर से कहा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। और ठाकुरदास भार्गव ने भी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा है।
डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो संविधान, बहुत देशों के संविधानों पर अपने जो है व्याख्याएं देते हैं, जी ऑस्टिन। तो जी ऑस्टिन ने भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संविधान की आत्मा है ये, लेकिन ये नॉर्मल तौर से नहीं, जब नाम लेके पूछा जाएगा कि इन्होंने किसको कहा है, तो संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा है, जी ऑस्टिन। जब ऐसे ही पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तब मत लिखिएगा, तब आंसर होगा प्रस्तावना। और जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर के पूछा जाएगा तो हर व्यक्ति ने अलग अलग चीज़ों को बताया है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बताया है, जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा इनको बताया है, DPSPs को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसको बताया है, और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को बताया है, इस तरह से। और एक जो है केटी शाह जो है एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है कहा है इनके राजनीति निर्देशक तत्वों के विषय में उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करे। यानी कि चेक तो काट दी है, लेकिन बैंक के पास जब पैसे हो तब पैसे दे और ना पैसे हो तो ना दे। तो ये क्या है, ये जो निर्देश हैं DPSPs में, ये राज्य के ऐच्छिक विषय हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि यदि राज्य के पास पैसा आता है, संसाधन आता है, तो इनका पालन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो इसी को देखते हुए इन्होंने कहा कि ऐसी चेक हैं, ये क्या है, ऐसी चेक हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करे। कोई बाध्यकारी नहीं है कि दीजिए पैसे, अपनी सुविधा अनुसार करे। और ये किसने कहा है, ये कहा है केटी शाह ने, और केटी शाह और टी कृष्णामाचारी ने कहा कि ये सच्चा कूड़ादान है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि DPSCs को सच्चा कूड़ादान, इन्होंने कहा संविधान निर्माताओं की भावनाओं का ये सच्चा कूड़ादान है। सिर्फ सच्चा कूड़ादान याद रखें, सच्चा कूड़ादान जो है वो टी कृष्णामाचारी ने कहा, कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ज़्यादातर, तो उनको मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। अब हम एक यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक टोटल हैं, तो इनको आपको सभी आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस देखते हो तो DPSPs से जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको मिलाने को दिया जाता है, और डीप यानी कि इसमें जो क्लाज हैं वहाँ से भी पूछा जाता है कि ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। या एक इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि गांधीवादी विचारधारा के कौन से हैं, समाजवादी विचारधारा का निर्देशक तत्व कौन सा है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट बेस बनते हैं, और बाद में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी शुरुआत की क्लास में हम 36 से लेकर के 51 तक सभी DPSPs पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे और 51 तक हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है, उसको थोड़ा बहुत समझते भी चलेंगे, और उसको हम पूरी तरीके से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 36, आर्टिकल 31 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको निर्देश दिए गए हैं, राज्य को निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये राज्य क्या चीज़ है। तो जैसे हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पर आर्टिकल 36 में भी राज्य के विषय में बताया गया है कि राज्य क्या है। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा अलग से नहीं दी गई है, यहाँ पर यह बताया गया है कि भाग 4 में राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 में दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही राज्य भाग 4 के लिए भी मान्य है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो संविधान के कौन कौन से भाग पर लागू है। तो आर्टिकल 12 के राज्य की परिभाषा भाग 3 पर भी लागू है और भाग 4 में भी वही लागू है। तो आर्टिकल 36 में सीधा कहा गया है कि राज्य का अर्थ
अर्थ जो है भाग 4 के लिए, भाग 4 में वही है जो भाग 3 में है, भाग 3 में है। और भाग 3 में कहाँ पे है आपको पता है, भाग 3 में ये आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है, राज्य की परिभाषा। वहाँ हम आपको डिटेल में इसे पढ़ा भी चुके हैं, तो उसको आप शुरुआत में फिर से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 36 के बाद में आर्टिकल 37 भी जो है इसके विषय में एक विशेष बात बताता है, फंडामेंटल राइट्स के विषय में। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि जो पूरा सारांश निकल करके आता है वो 3 बातों पर फोकस करता है। सबसे पहली चीज़ तो जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन की बात आती है तो आर्टिकल 37 का उसमें जिक्र है कि आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये डीपीएसपी जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कहता है कि प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहता है कि मूलभूत हैं। और तीसरी बात कहता है कि नीति निर्माण में इसको जो है राज्य लागू करेगा, नीति निर्माण में राज्य इन्हें शामिल करेगा, इसी के आधार पर नीति निर्माण करेगा। जैसे कभी सरकार को ये भ्रम हो जाए कि मुझे क्या करना है, जैसे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं अचानक से सोचूं कि मैं क्या बनाऊं, मैं देश के लिए क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहीं किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे संविधान उठाइए और संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ लीजिए और उसमें सब कुछ लिखा है कि आपको क्या करना होगा। यानी नीति निर्माण में राज्य इनको शामिल करे और बस पूरा देश चकाचक चलता रहेगा, कहीं किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ संविधान में लिखा गया है, बहुत स्पष्ट लिखा गया है। तो इसमें तीनों बातों का मतलब देखिए हम आपको भी थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं। प्रवर्तनीय का मतलब, प्रवर्तनीय नहीं है का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर राज्य उनका पालन नहीं कर पा रहा है, देखो कोशिश करेगा राज्य पूरी तरीके से पालन करने का, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि राज्य इनका पालन ना करे, लेकिन ये संसाधनों पर निर्भर करता है। राज्य के पास अगर पैसा समुचित मात्रा में आ जाता है तो वो कोशिश करेगा कि नीति निर्माण में इनको शामिल करेगा। और एक अभी बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा मेंस के हिसाब से कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किया गया है। तो आप देखोगे कि नीति निर्देशक तत्वों के बहुत से प्रावधानों को देश में लागू किया गया है आज़ादी के बाद में। इसका सीधा सा मतलब है जैसे जैसे देश के संसाधन बढ़ते जाएंगे, पैसा बढ़ता जाएगा, राज्य जो है इनको लागू करता जाएगा, लेकिन एकदम से लागू नहीं किया जा सकता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया जब इतना ज़रूरी है, जब मूलभूत हैं, मूलभूत का मतलब जब बिल्कुल ज़रूरी हैं, तो फिर इनको प्रवर्तनीय बना देते तो और अच्छा रहता। तो प्रवर्तनीय जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तनीय बनाया गया, तो आप देखते हो कि आज़ादी के बाद से ही कितने सारे मुकदमे जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के होते रहते हैं, क्योंकि उसमें न्यायालय जाने का अधिकार है। अगर इसमें न्यायालय जाने का अधिकार दे दिया जाता तो नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी सी बातें हैं जिनको राज्य अभी पूरा ही नहीं कर पाएगा, अब भी नहीं पूरा कर पाएगा, तो रोज़ मुकदमेबाजी ही चला करती और कुछ भी नहीं हो पाता, कार्य में व्यवधान ही पड़ता रहता। इसीलिए जो है इनको आदर्शवादी सिद्धांत बनाया गया और यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, यानी असलियत को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि सबको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, सबको आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है सरकार सबको आजीविका के पर्याप्त साधन दे दे, सबको निःशुल्क विधिक सहायता दे पाए? कोशिश की जा रही है धीरे धीरे, सबको शिक्षा, सबको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, तो जितना हो सकता है उतना लागू किया जा रहा है, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये 3 चीज़ें इसमें आर्टिकल 37 में कही गई हैं। अब ये तो हो गई बेसिक बातें। अब यहाँ इसके बाद में शुरू होते हैं निर्देश आर्टिकल 38 से। अभी इसमें कोई निर्देश तो नहीं है, तो सिर्फ फंडामेंटल बातें हो गई। तो अब आर्टिकल 38 से देखते हैं कि राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं अपनी नीतियों के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 38 को देखेंगे। 36 और 37 से क्वेश्चन बन जाते हैं और अक्सर इसको लोग छोड़ देते हैं। देखिए आर्टिकल 38 में 2 हैं, 2 क्लास हैं, एक तो है 38(1) और 38(2). 38(2) जो है वो बाद में जोड़ा गया है। ये 44th जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में जोड़ा गया। ये वही संशोधन है जब संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था, तो इसको अभी बाद में जोड़ा गया है, नया है ये। इसको पहले देखते हैं 38(1) में क्या है, क्लास 1 में। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की जो बात की गई, और दूसरी जो बात की जाती है कि एक सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, वो यही आर्टिकल 38 से निकल करके आती। तो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो अभी जब आर्टिकल वाइज आप पढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि लोगों के कल्याण की कितनी बातें इसमें की गई हैं। उन्हीं सबको एग्जाम्पल के तौर पे आपको शामिल करना है कि इस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। देखिए, कल्याणकारी राज्य का अगर आप मतलब समझोगे तभी आप निकाल पाओगे। जैसे कि लोगों को पोषण की व्यवस्था करना, महिलाओं, स्त्री, पुरुषों, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है व्यवस्थाएं करना, लोगों के लिए जीविका के साधन, लोगों के लिए नौकरी इत्यादि, यानी कल्याण की जितनी भी चीज़ें होती हैं। आप देखते हो कि आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, आप देखते हो कि अनुदान दिए जाते हैं, शादी विवाह के लिए अनुदान दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब लोगों के कार्य करती है सरकार, उनकी सहायता करती है, मदद करती है, विधिक सहायता दी जाती है। तो ये सब कल्याणकारी कार्य हैं। वैसे सीमित राज्य होता है वो एक अच्छा राज्य माना जाता है जो इन सब चीज़ों से मुक्त रहता है और वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन भारत वैसा नहीं है, भारत में कल्याणकारी राज्य है। तो आर्टिकल 38(1) में जो है आपको जो याद रखना है सारांश, वो है सामाजिक। इसमें देखिए क्या बात की गई है, न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, देखिए पूरा सेंटेंस वगैरह की नहीं करने की जरूरत है, और राज्य शब्द तो सभी में आएगा कि राज्य कोशिश करेगा, राज्य को ये निर्देश है कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे, कोशिश करे। तो सिर्फ आपको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय याद रखना है। और यही तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रस्तावना में भी दी गई हैं। एक सीधे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो संविधान में अन्य किस स्थान पे की गई है? ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रस्तावना वाली बात जो है वो हाँ आर्टिकल 38 के तहत भी की गई है। और राज्य इसकी कोशिश करता है कि समाज में सभी को बराबरी का हक मिले, आर्थिक समानता की बात करता है और राजनीतिक समानता की भी बात की जाती है, कोशिश की जाती है। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 38(1) में। अब 38(2) में क्या है? देखिए, इसको बहुत आसानी से आप याद रखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड उसी समय इसमें एक क्लाज ये बढ़ाया गया था कि राज्य कोशिश करेगा कि आय की असमानता को दूर करे, लोगों को समान सुविधाएं मिले, यानी सुविधाओं की असमानता को दूर करे, इस तरह से इसमें बढ़ाया गया था। तो इसमें राज्य को क्या निर्देश दिया गया था? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर किया जाए, कि असमानता को दूर करे। देखो, राज्य शब्द शुरू में रहेगा कि राज्य ऐसा करे, ये व्यक्तियों को निर्देश नहीं है। राज्य जो है वो आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर करे, कोशिश करे, ऐसी नीतियां बनाए कि ये चीज़ें दूर हों। तो ये जो है 38(2) में कहा गया था। अब देखिए, इन चीज़ों से क्या तय होता है? आय की असमानता, प्रतिष्ठा की और सुविधा, अवसर, इन चीज़ों की असमानता जब दूर की जाएगी तो समाज में बराबरी आएगी, समाज में आर्थिक बराबरी आएगी, समाज में सामाजिक बराबरी आएगी, लोगों की प्रतिष्ठा बराबर होगी। तो ये सामाजिक न्याय है ना, सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय, अगर आय के अवसर बराबर होंगे तो आर्थिक न्याय है, और अवसर की समानता होगी तो आपको राजनीति में भी समान अवसर मिलेगा, यानी राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये क्या करते हैं? एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं? ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना भी करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये चीज़ें लिखी नहीं है संविधान में कहीं भी,
ऐसा नहीं कि राजनीति के निर्देशक तत्वों में लिख दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य और सामाजिक एवं आर्थिक, ये विश्लेषण है, ये चीज़ें निकल करके आती हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसी को टिक करेंगे। तो ये आर्टिकल हो गया आपका 38। अब इसके बाद में आते हैं आर्टिकल 39 के तहत, और आर्टिकल 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा निर्देश एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आर्टिकल 39 में भी दिए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है। और इसमें 2 निर्देश तो ऐसे हैं आर्टिकल 39 में जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी प्रभावी हैं। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भी, हम उन 2 के विषय में भी बताएंगे और पूरा आर्टिकल 39 डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 39 क्या है। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको समझने से पहले आप ये समझ लें कि इसमें 6 क्लाज हैं। देखिए 39 में इस तरह से ABC करके, ABC, या फिर आप इनको का, खा, गा, घा, अंगा, चा इस तरह से कह सकते हैं हिंदी में, इस तरह से हैं। और इसके बाद में आपको एक आर्टिकल 39A भी मिलेगा। तो 39A एक ये है और एक 39 ये दूसरा है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट में छोटा लिखा होता है ये होता है क्लाज, यानी उसका खंड। तो ये 39 आर्टिकल का क्लाज ABCDEF करके 6 क्लाज हैं इसमें, तो वो अलग हैं। और ये जो 39 और कैपिटल में बिना ब्रैकेट के A लिखा होता है वो जस्ट अलग आर्टिकल है। तो कभी कभी बहुत ही आसानी से और बड़ा मासूम सा गलती हो जाती है ये, कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 39A में क्या है। तो आर्टिकल 39 किस प्रकार से प्रश्न में लिखा है वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भ्रमित करने की कोशिश होती है। आर्टिकल 39 क्लाज A में दूसरी बात लिखी हुई है और आर्टिकल 39A में दूसरी बात लिखी हुई है। तो इसमें अक्सर जो है भ्रम हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पर इसको भी हम फिर से कंफर्म करेंगे। तो आर्टिकल 39 में हम देखेंगे अलग अलग क्लाज। देखिए आर्टिकल 39 जो है वो राज्य को निर्देश हैं, राज्य को नीति निर्माण में निर्देश हैं, नीति निर्माण हेतु निर्देश कि राज्य इनको नीति निर्माण में शामिल करे। और ये इसमें 6 निर्देश हैं, इसमें सर्वाधिक इसी में निर्देश हैं। और ये समाजवाद को बढ़ाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि समाजवादी, तो ये समाजवाद को बढ़ाते हैं। ऐसा इसके भी प्रावधानों से आपको पता चलेगा कि ये समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवाद को बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 39 क्लाज A। 39A कहता है कि सभी नागरिकों को, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, सभी नागरिकों को आजीविका के समान और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए राज्य। अब देखिए आजीविका की बात की गई है, यहाँ पे रोजगार की बात नहीं की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को, देखिए यहाँ पर सभी शब्द प्रयोग किया गया है, सभी नागरिकों को ब्रैकेट में आप लिख लें कि स्त्री तथा पुरुष, यानी सभी को, पुरुष, सभी नागरिकों को आजीविका, इसको अंडरलाइन करें 2 बार कि ये रोजगार की बात नहीं कर रहा है, आजीविका की बात कर रही है। आजीविका के जो है पर्याप्त या समान, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराए राज्य, ऐसा करे। अब देखिए सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए। आजीविका का मतलब होता है जीविकोपार्जन के लिए जितनी चीज़ जरूरी है, यानी उतना पैसा या आपके पास उतना छोटा मोटा काम धंधा जरूर हो जिससे आपका जीवन संचालित हो सके, आपको रोजी रोटी मिल सके, जिसको कहते हो आप। और रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब होता है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम मिले। जैसे कि मैं अगर बीएड हूँ, टीटी हूँ, तो मुझे टीचिंग की नौकरी मिले। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ तो मुझे इंजीनियर के समकक्ष कोई नौकरी मिले। इस तरह से उसको रोज़गार कहते हैं कि आपकी योग्यता के आधार पर आपको काम मिल रहा है। आजीविका का मतलब होता है कि आपकी योग्यता से मतलब नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो, या फिर आप नहीं पढ़े लिखे हो, फिर भी आपको जीवन यापन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें सबके लिए समान होती हैं कि आपको खाना मिलना चाहिए, आपको कम से कम जीवन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
उतना ज़रूर मिले तो उसे आजीविका कहते हैं। तो निर्देश ये है राज्य को कि राज्य इतनी कोशिश ज़रूर करे कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त और समान साधन उपलब्ध कराए जाएं। यानी इसमें भी समानता की बात होती है, ऐसा नहीं किसी के लिए विशेष ज़्यादा मिल जाए किसी को कम। राज्य अपनी तरफ से सबको समानता की बात ज़रूर करे और सबको संसाधन मिलने चाहिए। अब इसी बात पर अगर देखें, अगर ये प्रवर्तनीय होता, अगर ये चीज़ राज्य के नीति निदेशक तक तो प्रवर्तनीय होते तो कितना हंगामा खड़ा हो जाता, रोज़ मुकदमा करते लोग, मैं कहते मैं बेरोज़गार हूँ और केस डाल देते कि राज्य का ये तो मेरा अधिकार था, इसीलिए इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। लेकिन देखिए आप इसमें तमाम चीज़ें समय समय पर की जाती हैं। जैसे आपने देखा था एक मनरेगा योजना है, तो उसमें जो है ये जीविका देने की कोशिश की जाती है। तो इसी प्रकार की तमाम योजनाएं सरकार निकालती रहती है। तो ये 39A की बात हो गई। अब दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी हमने बात की थी, वो हैं 39B और 39C। ये वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इनको पूछने की वजह भी हम बताएंगे कि इसमें विशेषता क्या है और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले इनमें क्या है वो देखें। 39B कहता है कि सामाजिक हित में, सामूहिक हित में जो है संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी जो देश के भौतिक संसाधन हैं उनका वितरण जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे ज़्यादा लोगों का हित हो। ऐसा ना हो कि संसाधन किसी एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएं। तो 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक संसाधनों का वितरण, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत इंटरव्यू तक ये चीज़ें आपका पीछा करेंगी, मेंस में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन्हीं को लेकर के। भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो, यानी सबका हित हो, सामूहिक रूप से अधिकाधिक हित जिससे प्राप्त हो, ऐसा संसाधनों का वितरण, या आप इसको शार्ट में लिख सकते हैं संसाधनों का समवितरण। यानी ऐसा वितरण किया जाए जिससे सामूहिक हित सबसे ज़्यादा प्राप्त हो। जैसे कि ज़मीन के नीचे जो संसाधन पाए जाते हैं, अक्सर आप देखते हो कि सरकार उस पर हक रखती है और उसका वितरण वो करती है जिससे कि लोक कल्याण हो। खदानें हैं, पेट्रोलियम है और गैस है, नेचुरल प्राकृतिक गैस है, भूमि है, तो इन सब का वितरण ऐसा होना चाहिए कि लोगों का हित हो, सबका हित हो। ऐसा नहीं कि सारी ज़मीन उठा के एक ही व्यक्ति को दी गई, उसी का हित हो रहा है, अन्य लोग भूखे मर रहे हैं। भूमि एक संसाधन है, वन है, तो ये वन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सबका कल्याण हो। ऐसा ना हो कि ये वन एक लोग काट के सारा हजम कर ले जाएं। उस वन का सबसे साबिका होना चाहिए, सबका लाभ होना चाहिए। तो देखो इसमें तमाम चीज़ें की भी जा रही हैं। जैसे कि आज़ादी के जस्ट बाद में ही जमींदारी उन्मूलन किया गया। तो जमींदारी उन्मूलन इसीलिए लाया गया कि यहाँ पे कहा गया कि भौतिक संसाधन, भूमि भी तो एक संसाधन है। तो अंग्रेज़ों के समय से कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन हो गई थी, तो अब यहाँ पर था कि इन ज़मीन को सबको मिलना चाहिए, तो वहाँ पे जमींदारी उन्मूलन लाया गया। तो उसको काटा भी नहीं जा सका। भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो। इसी प्रकार से देखते हो आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि जो है इससे सबका लाभ हो। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति इससे फ़ायदा कमाता रहे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, जमींदारी उन्मूलन है, इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के किए जाते हैं। ये बात इसमें कही गई। 39C में क्या कहा गया है? 39C में कहा गया है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, यानी विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण न हो। यानी आप कह सकते हो धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, यानी सबको कुछ न कुछ मिले। ऐसा न हो कि सारा पैसा एक ही व्यक्ति के पास हो, सारे उत्पादन के साधन एक ही व्यक्ति के पास हो, या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के पास में हो, ऐसा भी ना हो। केंद्रीकरण होने ही ना पाए, वितरित रहे बराबर मात्रा में सबके पास में। तो इससे क्या होगा? इससे सामाजिक न्याय
प्राप्ति होगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सब समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। समाजवाद मतलब ये 2 आर्टिकल तो पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा पर ही निर्भर हैं। अब देखिए ये 2 चीज़ें आप समझ गए, इससे क्या होगा, सब लोगों को कमाने खाने का, सब लोगों को उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। जब एक ही व्यक्ति के पास धन उत्पादन न हो, राज्य कोशिश करे कि धन सबके पास पहुँचे, राज्य कोशिश करे कि उत्पादन के जो साधन हैं वो सबके पास पहुँचे। ऐसा न हो जाए कि वो एक ही व्यक्ति या कुछ लोग ही उसको लिए फिर रहे हैं, सबको अवसर मिले। तो अब ये 2 इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब इन चीज़ों को लागू किया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन होने लगता है, क्योंकि जब बराबरी लाने की कोशिश करोगे तो फिर भेदभाव करना पड़ेगा। अगर समाज में आप बराबरी लाने की कोशिश करोगे, जैसे भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, तो मान लिया मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास कम ज़मीन है, तो राज्य कोशिश करेगा कि मेरी ज़मीन कम करके उसकी ज़मीन बढ़ा के बराबरी लाने की कोशिश करे। यही तो ये कह रहा है। तो जब वो ऐसा करेगा तो फिर आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। आर्टिकल 14 में तो विधि के समक्ष समता की बात की गई है, सबके लिए एक प्रकार कानून की बात की गई है। तो ऐसा क्यों हो सकता है कि राज्य मुझसे छीन ले, उसको दे दे, मुझे क्यों नहीं दे रहा है फिर राज्य भेदभाव क्यों कर रहा है। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन होगा बहुत सी बातों में जब इनको लागू किया जाएगा। तो ऐसी समस्याएं आने लगीं जैसे ही जमींदारी उन्मूलन शुरू किया गया था या बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह किया गया, तो इन सब में यही सारी समस्याएं आने लगीं, लोग बहुत ज़्यादा केस वगैरह डालने लगे। तो इसके लिए एक प्रबंध कर दिया गया कि आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर संसद कोई विधि बनाती है, राज्य कोई कानून बनाता है, विधि बनाता है, योजना बनाता है, तो फिर उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। अगर करता भी है तो भी ठीक है, यानी इसको लागू करना ज़रूरी है, भले ही आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो जाए। तो इससे मतलब ये निकल के आता है कि ये 2 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी प्रभावी हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन से प्रावधान मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रभावी हैं, उनसे ज़्यादा वरीयता रखते हैं। तो ये 2 आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने के बावजूद भी इनके पालन में जो विधि बनाई जाती है वो कटती नहीं है। और इसको संविधान में जगह दे दी गई, 25वां संविधान संशोधन करके लिख दिया गया साफ साफ आर्टिकल 31C में। आर्टिकल 31C में ये चीज़ लिख दी गई है स्पष्ट। पीछे हम आपको ये बता भी चुके हैं कि इसको लिख दिया गया कि 39B और 39C के पालना हेतु जो विधि बनाई जाएगी वो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करती है। तो ये चीज़ आप दर्ज कर लीजिएगा कि ये जो है ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पर प्रभावी हैं या वरीयता रखते हैं, प्रभावी हैं। और ये बात जो है 25वां संशोधन जो है संशोधन किया गया था और आर्टिकल 31C में इसको बढ़ा दिया गया था। तो ये चीज़ हम पीछे आपको बता भी चुके हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा वहाँ जा कर के 31C में क्या लिखा गया है। तो 39B और 39C ये 2 हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले क्लास की तरफ, 39D। तो देखेंगे हम 39D को, C तक बात कर चुके हैं। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। इसमें कहा गया है कि देखिए शुरुआत से ही क्या होता था देश में कि महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी, और आज भी आप देखते हो छुपे तौर से बहुत जगह ऐसा होता होगा कि किसी कंपनी में या किसी जगह पर जो है महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। ऐसा माना जाता था कि वो शक्ति से कमज़ोर हैं, उनके अंदर वर्किंग पावर कम है, इसीलिए वो कम काम करेंगी तो उनको कम पैसे में भी। और कुछ ऐसी स्थितियां भी थीं कि महिलाओं को काम नहीं मिलता था रोज़गार, तो कम पैसे में भी काम के लिए तैयार हो जाया करती थीं। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रख करके संविधान में प्रावधान किया गया कि स्त्रियों को और पुरुषों को अगर समान कार्य कर रही हैं वो तो समान वेतन दिया जाए। जैसे अध्यापक के पद पर अगर एक पुरुष है और एक महिला है, वो समान ही पद पर हैं, समान उनकी सब चीज़ें हैं, तो फिर उनको समान सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिले। तो इसमें कहा गया कि स्त्रियों और पुरुषों को
स्त्रियों एवं पुरुषों को, इसमें दोनों की समानता की बात की गई है, पुरुषों को समान कार्य के लिए। अब देखिए कार्य अलग होगा तो अलग बात हो सकती है कि कोई अलग काम ही कर रहा हो। समान कार्य के लिए, यहाँ पे समान कार्य अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि कोई भी काम हो तो बराबर, समान एक ही जैसा काम अगर है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या समान वेतन, आप लिखें समान वेतन, ऐसी बात कही गई। स्त्रियों को एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसमें एक केस भी है कि ये एक संविधान का लक्ष्य है, जो है रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ, एक केस है। उसमें ये कहा गया कि चूँकि ये एक संवैधानिक लक्ष्य है, इसीलिए भले ही नीति निर्देशक तत्व जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी इस चीज़ के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि ये कोर्ट में परिवर्तनीय है। अगर आपको समान वेतन नहीं मिलता है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय इसके लिए रिट जारी कर सकता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिकल 39D है ये परिवर्तनीय भी हो सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय है, एक केस है रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ। आई थिंक ये 1982 का केस है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ 1982, लेकिन शायद 1982 का ही केस है। तो इसमें कहा गया कि ये जो बात की गई है, ये बात क्या है, ये संवैधानिक लक्ष्य है, ये संवैधानिक लक्ष्य है। कैसे लक्ष्य है, आप कैसे समझ गए कि ये लक्ष्य है? प्रस्तावना लक्ष्य है, और प्रस्तावना में जो है कहा गया है कि हम समानता की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं। तो स्त्रियों और पुरुषों को समान लाने के लिए ये एक जो है लक्ष्य है, और इसके लिए आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे बन सकता है। तो 39D हो गया। अब बात करते हैं अगले पे 39E। देखियो हिंदी में चलेगा का ख ग घ अंग च ऐसे करके, और इसमें ABCD और सब ब्रैकेट में आप लिखोगे, क्लाज हैं ये, अलग से नहीं है। ऐसे मत लिख देना कि 39E लिख दोगे तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। इसी तरह ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये 39 का ही खंड है। तो 39 खंड E या क्लॉज E। तो 39 क्लॉज E कहता है, इसमें देखो स्त्रियों, पुरुषों और बालकों की एक सुरक्षा की बात की गई है। बहुत सा ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं लोगों के सामने आर्थिक रूप से, कि वो आर्थिक रूप से इतना मजबूर हो जाए, यानी इतना बेरोज़गार हो जाए, इतना उनको जो है पैसे की दिक्कत हो जाए कि हो सकता है कि वो किसी ऐसे काम में चले जाएं जो उनकी शक्ति के अनुकूल न हो, जो उनकी आयु के अनुकूल न हो, तो उनको करना पड़ सकता है मजबूरी में। तो इसमें कहा गया कि राज्य कोशिश करे कि किसी की बालकों की आयु का दुरुपयोग न हो पाए, स्त्रियों के, पुरुषों की शक्ति और उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार ही वो काम करें। ऐसा न हो कि वो इतना मजबूर हो जाए कि उनको ऐसे काम करने पड़ जाएं जो उनकी शक्ति में नहीं है, जो उनकी आयु में नहीं है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों के दुरुपयोग को पहले मना किया गया है। 39E में देखो एक बात कही गई है कि स्त्री पुरुष सबके लिए एक बात कही गई है कि स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार आयु यानी कोमल आयु जो है, उनकी बच्चे होते हैं बेचारे सुकुमार होते हैं, तो उनकी आयु का दुरुपयोग न हो। कोई बालक हैं, वो जैसा काम उनके शक्ति में नहीं आता, उनसे ऐसा काम लिया जा रहा है और वो अभी छोटे हैं, मना भी नहीं कर सकते हैं, डरते हैं, तो ऐसा न हो कि स्त्रियों या पुरुषों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनकी शक्ति से ज़्यादा उनको काम दिया जाए, या फिर बालकों की आयु से अधिक कोई ऐसा काम दिया जाए जो वो कर ना पा रहे हों। तो ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, राज्य ऐसा कोशिश करे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कही गई कि आर्थिक व्यवस्था के कारण, आप देखिए ऐसा हो कब सकता है, ऐसा हो सकता है जब आर्थिक व्यवस्था हो, कोई इतना पैसे से मजबूर हो जाए कि उसको जो है ऐसे काम करने पड़ जाएं जो उसकी शक्ति से बाहर हों। जैसे कि मैं 10 किलो उठा सकता हूं
और मैं इतना बेवस हूँ कि मुझसे कोई कहे ठीक है आपको पैसे देंगे लेकिन ये 50 किलो उठाना है आपको दिन भर में, तो मेरी शक्ति से बाहर है काम, लेकिन चूँकि मुझे पैसे चाहिए तो मैं अपनी जान पर खेल के वो करने के लिए मजबूर हूँ। तो आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर न हो, ऐसा कार्य करने को मजबूर न हो जो उसकी शक्ति से या आयु से बाहर हो, जो उसकी शक्ति या आयु से बाहर हो। तो ये बात जो है 39E में कही गई। तो मूल संविधान में यहीं तक था। अब एक संशोधन करके आर्टिकल F भी बढ़ाया गया इसमें 39 में F, तो उसको यहाँ दर्ज करेंगे। 39 में F भी बढ़ाया गया और ये 42वें संविधान संशोधन से बढ़ाया गया है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसको बढ़ाया गया है। और इसमें कहा गया है कि बालकों को जो है स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं राज्य प्रदान करे। इसमें क्या कहा गया कि बालकों के, बालक बालिकाओं सब आ जाएगा इसी में, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर, सुविधाएं एवं अवसर जो है वो राज्य उपलब्ध करवाए। ये जो है आर्टिकल 39F में कहा गया। तो इस तरह से आर्टिकल 39 में 6 बातें आपको याद रखनी है और ये 6 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 40 की तरफ। आर्टिकल 40 गांधीवादी विचारधारा पर है, ये सब समाजवादी विचारधारा पे हैं। अब इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी बात गांधीवादी विचारधारा की स्थापना करती है, तो उसको समझना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जिनमें समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये सब बातें की जा रही हैं वो समाजवादी विचारधारा की बातें हैं। और गांधीवादी विचारधारा जो हम बताते जाएंगे आपको, उनको आप दर्ज करते रहिएगा, वो गांधीवादी विचारधारा की बातें हैं। जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है इसको आप लिख लीजिए, ये गांधीवादी है, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि इस प्रकार का देश बने जहाँ पर शक्ति जो है वो पंचायतों को मिले, यानी पंचायती राज की बात गांधी जी कहते थे। तो इस पंचायती राज की स्थापना जो है आर्टिकल 40 में कहा गया। इसमें क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी आप इसको कह सकते हो पंचायती राज। पंचायती राज की बात की जाएगी, किस आर्टिकल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज हो। तो देखिए पंचायती राज तो आज़ादी के बाद शुरू किया गया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, बाद में इस चीज़ को एक्टिव किया गया है, लागू किया गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, उसके द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल जो है इसमें संशोधन करके, उसमें 73 या 74वां संशोधन करके जो है 2 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई थी, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। और अनुसूची 11 और 12 में जो है पंचायती राज को रखा गया है। एक में ग्राम पंचायत, एक में जो है नगर पालिकाएँ वगैरह हैं शहर में। तो ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी विचारधारा है और ये आर्टिकल जो है 40 में रखा गया है। और आप इसमें लिख भी सकते हो कि जो है 73वां संशोधन जो है किया गया, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन इसी से रिलेटेड है, यानी इस चीज़ को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया संवैधानिक रूप से, और 74वां संविधान संशोधन करके जो है नगर पालिकाएँ, पंचायत या नगर प्रशासन को बनाया गया। तो उसमें अनुसूची 11 बढ़ाएगी और अनुसूची 12 बढ़ाएगी। इसको हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो यह है पंचायती राज, पंचायतों का गठन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में जो है 41 से 51 तक को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।